का नंबर। अच्छा जनाब, पाकिस्तान जो है आपको पता ही है कि पाकिस्तान का कल हमने आपको खबर सुनाई थी कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने कहा था कि जितने भी इल्लीगल लोग हैं, इंक्लूडिंग जो इल्लीगल अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो सब पाकिस्तान को छोड़ के जाएं। और उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसका जवाब देते हुए जो तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक्स पे कहा कि पाकिस्तान का ये बिहेवियर अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए अनएक्सेप्टेबल है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, शर्म तो तुमको मगर नहीं आती है। और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तानी साइड को हम कहते हैं जी कि वो अपने इस जो प्लान है उसको रिकंसिडर करें। मुजाहिद साहब ने सारा डिनाई किया, उन्होंने कहा कि हमारी सॉइल से कोई भी जो है इनके ऊपर हमले नहीं कर रहा है पाकिस्तान पे। अफगान रेफ्यूजीज तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान के अपने इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर इनको देखने की जरूरत है। बुगटी साहब ने कल जब बयान दिया था तो उन्होंने कहा था जी कि फौरन ये सब लोग चले जाएं और इनको नवंबर 1 तक का डेट दिया जाता है। अगर ये नहीं सारे लोग गए तो फिर इनको डिपोर्ट यहां से किया जाएगा। अफगान एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसने भी एक्स के ऊपर बात करते हुए कहा कि जो पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने 1000 अफगान्स को डिटेन किया है इन द लास्ट 2 वीक्स। और जो है इनमें से हालांकि बहुत सारे जो थे उनके पास जो है डॉक्यूमेंटेशंस हैं, यानी कि लीगल राइट है टू स्टे इन पाकिस्तान। तो ये आज बड़ा जब रिएक्शन आया अफगानिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के अंदर आज ट्विटर पे काफ़ी इसके ऊपर रिएक्शन है। वो कहते हैं जी कि इंतहाई अनग्रेटफुल ये नेशन है जिसके के लिए पाकिस्तान ने अपने आप को खुद को बर्बाद किया। और इनके ज़रा धमकियां और इनकी बातें ज़रा सुना करो कि ये कैसे करते हैं। पेंटागन के मुताबिक जी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है लॉयड ऑस्टिन, उनकी आज जो बात है टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से हुई और इन्होंने रीजनल डेवलपमेंट्स जो हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात की। आईएसबीआर की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन पेंटागन के मुताबिक ये दूसरी बार है जब दोनों जो है बात कर रहे हैं। इससे पहले लॉयड ऑस्टिन साहब ने जनरल मुनीर को जिस वक्त उन्होंने चार्ज संभाला था एज आर्मी चीफ तो उस वक्त फ़ोन करके इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और इन दोनों की बात उस सिलसिले में हुई है कि जब टीटीपी जो है उसका सीज फायर पाकिस्तान गवर्नमेंट से ख़त्म हो गया है और उसने टेरर एक्टिविटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में शुरू कर ली हैं और उसके रहते जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ऑपरेशंस बहुत तेज कर दिए हैं। वही जो बात हम कल बता रहे थे कि इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी जो है वो भी कह रहे थे कि जो 24 में से 14 सुसाइड बॉम्बिंग्स पाकिस्तान में हुई हैं वो अफगान नेशनल्स ने की हैं। तो ये सारी बातें जो थी इन दोनों ने डिस्कस की हैं। लाहौर पुलिस जो है वो उसने आज जनाब अदालत को कहा है कि दे आर सीकिंग द अरेस्ट ऑफ इमरान खान साहब की जो 2 बहनें हैं और असद उमर साहब हैं, उनको ये पकड़ना चाहते हैं फॉर अटैक ऑन जिना हाउस ऑन May 9। सरफराज रोड पुलिस स्टेशन जो था उसने ये रजिस्टर केस किया था जब चीज़ों को वेंडलाइज किया गया था ड्यूरिंग राइट्स ऑफ May 9। अगस्त के अंदर अलीमा खान और उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं वो जेआईटी के सामने हाजिर हुई थी जब उनको कहा गया था कि आप प्रोब में शामिल हों कि ये अटैक्स जो हैं किसने किए हैं, खासतौर पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। जेआईटी ने उनको इंटेरोगेट किया था। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और दूसरे जो थे इनसे बात करते रहे। उसके बाद उज़मा जो हैं उन्होंने कहा था कि हाँ मैं वहाँ पर थी। अलीमा ने कहा कि मैं वहाँ पर जिना हाउस के पास नहीं थी। सितंबर 19 को लाहौर एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट है उसने एक्सटेंड की थी इनकी प्री बेल अरेस्ट बेल जो है तीनों के लिए और इनको कहा था कि आप अपनी बेल पिटीशंस जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। आज जब हियरिंग शुरू हुई तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर जो है उन्होंने कोर्ट को कहा कि ये तीनों जो हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि ये गिल्टी हैं और जेआईटी ने इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया था और इसलिए ये रिक्वायर्ड हैं और हम इनको अरेस्ट करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एंडोर्स जो सुप्रीम कोर्ट के को आप बहुत दफ़ा एंडोर्स करते हैं कि जो मार्शल लॉ के ज़माने में वो खामोश बैठी रहती है और बहुत सारे जजेस जो हैं वो खामोश बैठे रहते हैं कि उनका ओथ क्या था और जिस वक्त मार्शल लॉज लगते हैं तो कोई भी इनमें से बोलता नहीं है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को भी इजाज़त नहीं उसको देनी चाहिए कि वो कंट्री को डिसरप्ट करे और पार्लियामेंट की इज्जत करे। कोई भी जो है उठ के खड़ा हो जाता है और पार्लियामेंट की बेइज्जती करता है तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो है बहुत सारे एक्शन लेने चाहिए।
चाहिए। आज ये सेकंड हियरिंग चल रही थी ऑन प्रोसीडिंग्स ऑफ पिटीशंस, जिसमें कि चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 लॉ को, जिसमें कि कहा गया था, जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने कहा था कि कट करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं उनको। आज ये हेड कर रहे थे फुल कोर्ट बेंच, क्योंकि कहा गया था कि आपको वो फॉर्म करना पड़ेगा और फिर ही ये केसेस सुने जा सकेंगे। और इसके अंदर जो हैं 14 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और अब ये इन्होंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट हियरिंग जो है वो अक्टूबर 9 को होगी, और उसमें उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम सारा कुछ खत्म कर देंगे, फैसला दे देंगे। और उन्होंने ये भी वार्न किया कि चूंकि ये लंबी प्रोसीडिंग्स रहेंगी तो इसलिए हो सकता है कि रात 12 बजे तक भी प्रोसीडिंग्स चलें, तो ब्रेस फॉर इट। और उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, और उन्होंने डायरेक्ट किया जो पेटिशनर्स काउंसिल्स हैं उनको, उन्होंने कहा जी कि ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप आज की जो हियरिंग थी उसमें कहा कि 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करें। ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो थी ब्रॉडकास्ट की जा रही थी लाइव ऑन पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, जो कि स्टेट रन टीवी स्टेशन है। पीएमएलएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने आज कहा है कि जनाब एक प्रेसर कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव, और उन्होंने अब कहा है कि वो पॉलिटिक्स के से पीछे हट रहे हैं और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है उनको कोऑपरेट करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ, और कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो इसीलिए हैं कि कोई भी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं है। जिस वक्त नवाज शरीफ जैसा आदमी पावर में आएगा तो ही पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के अंदर काम करना चाहिए, और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वैसे तो एसेट ऑफ पाकिस्तान है, बट दे शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। पीएमएलएन का जो नैरेटिव आपको पता ही है, जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब बयान तो दे देते हैं कि मुझे क्यों निकाला, ये जुडिशरी और उसके अंदर मिलिट्री वाले शामिल थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा इसको डाउन प्ले जो है एटलीस्ट पार्टी लेवल पे करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब लग रहा है कि जैसे जनवरी के एंड में इलेक्शंस हो सकेंगे, और पीएमएलएन जो है वो अपनी कैंपेन जो इलेक्शन की वो अब स्टार्ट कर रही है। आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई है जी, और जो यानी कि प्रेस रिलीज आई है, और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने अनप्रोवोक्ड और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है चमन बॉर्डर पे पेडेस्ट्रियंस जो बेचारे थे आम सिटीजन्स उनके ऊपर की, जिसकी की वजह से 2 पाकिस्तानी सिविलियंस की डेथ हुई, जिसमें कि एक बच्चा भी था 12 साल का। ये जो इवेंट है ये फ्रेंडशिप गेट जो है पाक अफगान बॉर्डर का बलूचिस्तान पे, उसमें ये हुआ था। उसमें एक बच्चा जो है वो जख्मी भी है, तो यानी 2 लोगों की डेथ हुई और एक जख्मी है। पाकिस्तान ट्रुप्स जो हैं आईएसपीआर के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रेंट शो किया और एक्सचेंज नहीं फायर किया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इनोसेंट पैसेंजर्स अफगानिस्तान की साइड पे थे और बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हो सकता था। चमन बॉर्डर जो है आपको पता ही है बार बार बंद किया जाता है और फिर ओपन किया जाता है, क्योंकि अफगान फोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स ले लेती हैं, तो पाकिस्तान फिर ये बंद कर देता है, और फिर वो जब सॉरी कर लेते हैं तो फिर खोल लेता है। तो पाकिस्तान ने आज काबुल को कहा है कि भाई आप फाइंड आउट करें कि ये क्या रीज़न था इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल और रेकलेस एक्ट का, और जो है हमें उसकी रिपोर्ट दें। इसके अलावा आज बलूचिस्तान के अंदर एक रोड साइड एक्सप्लोजन हुई है, जिसमें कि अगेन 2 लोगों की डेथ हुई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। लेवीज जो फोर्सेज है उन्होंने बताया ये चागी बाजार में हुआ था, और उस वक्त हुआ जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का एक व्हीकल जो था वहां से गुजर रहा था। हिंदुस्तान के अंदर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, आज वो काफ़ी भड़के हुए नजर आए, क्योंकि उनके दूसरे हाई प्रोफाइल जो मिनिस्टर हैं एमपी इनके संजय सिंह, उनको आज अरेस्ट किया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। इससे पहले जो है उनके जो बहुत दूसरे बड़े हाई प्रोफाइल आप लीडर थे, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनको भी ईडी ने पकड़ा था। एक्स के ऊपर बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि इनका संजय सिंह का जो अरेस्ट है टोटली इलीगल है, और यह हाईलाइट करता है मोदी जी का एंगर। वो बार बार जो हैं सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बारी बारी इस तरह अरेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं। और सिंह साहब को भी अरेस्ट किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि इनके ऊपर जो इस तरह के कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए हैं। इस पे बात करते हुए दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कहा कि ये जो संजय सिंह का अरेस्ट है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इसमें
ना तो पुलिस के पास कोई एविडेंस है, ना कोई कॉन्क्रीट रीजन है, और ये शो करता है कि जो मोदी जी हैं वो इलेक्शंस में हारने के लिए बड़ा डरते हैं, और बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस एंड डेस्परेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे ये काम करवा रही है। दूसरे एक और दिल्ली के मिनिस्टर आतिशी जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो सारे का सारा है प्री प्लान स्क्रिप्ट है, जिसमें कि ईडी को कहा जा रहा है कि घरों में जाओ, लोगों के घरों में बैठो, उनको 6-8 घंटे के लिए फिर उनको जो है हरास करो और फिर उनको पकड़ो। ये शो करता है बीजेपी का डेस्परेशन। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि चाहे अपकमिंग इलेक्शंस हो 4 स्टेट्स में, चाहे 2024 के इलेक्शंस हों, लोगों ने अब डिसाइड कर लिया कि वो बीजेपी की गवर्नमेंट को बाहर उठा के फेंकेंगे, तो इसीलिए इन्होंने जो है अब ऑपोजिशन को पकड़ना शुरू किया है। ये जो संजय सिंह साहब है इनका नाम ईडी के मुताबिक चार्जशीट में इसलिए आया है क्योंकि दिनेश अरोरा जो हैं एक जो अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं अनप्लग्ड कंट्री यार्ड, वो कहते हैं जी कि मेरी मुलाकात संजय सिंह साहब से हुई थी 2020 में, और उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट की थी कि तुम तमाम रेस्टोरेंट ओनर्स को कहो कि आपके लिए दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए फंड्स जनरेट करें। अरोरा ने अलेज किया कि उन्होंने एक 82 लाख का चेक उनको दिया था, और अरोरा ने कहा कि एक और जो एक्यूज्ड है अमित अरोरा, उन्होंने भी फिर इनसे मदद मांगी थी संजय सिंह से कि अपना जो लिकर का शॉप है वो शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम ओखला टू पितमपुरा, और उसमें फिर संजय सिंह साहब ने मनीष सिसोदिया की मदद से इनकी हेल्प की थी और इनको जो है रिजॉल्व किया था इनका इशू अंडर एक्साइज डिपार्टमेंट जो आता था, और उसमें फिर इनको कहा गया था कि भाई ये जो एक्साइज जो डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे और लिकर के मसले और ये जो हैं अलेज्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से हैं ये इनके साथ आपके लीडर्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इनको पकड़ा। दिनेश ने यह भी कहा कि उनकी मुलाकातें अरविंद केजरीवाल के साथ जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ भी हुई, जबकि वो संजय सिंह साहब बात कर रहे थे मनीष सिसोदिया से तो 5-6 दफ़ा, तो तब ऐसे ही। तो इस सारे के ऊपर जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहता है कि जी हमने एक्शन इनके खिलाफ लिया है, लेकिन उसके ऊपर आज काफ़ी दिल्ली में शोर मचा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जी कि महाराष्ट्र के अंदर जो नानंद गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ पे तकरीबन 35 के करीब, जिनमें 16 इन्फेंट्स थे, उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा एक दूसरा हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर, जिसको के पहले औरंगाबाद कहा जाता था, उसका नाम चेंज करके किया, तो उसमें भी 24 लोगों की डेथ्स हुई हैं 24 आवर्स में। तो ये शाइनिंग इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है जो बड़ा हाईलाइट किया जाता है शाइनिंग इंडिया। तो इसमें जो बात सामने आई है वो ये आई है जी कि यहाँ पे ना तो मेडिकल स्टाफ था, ना लाइफ सेविंग ड्रग्स थी, और ये महाराष्ट्र आप सोचें जरा मेन सूबा है हिंदुस्तान का, वहाँ पे ना ड्रग्स थी ना डॉक्टर्स थे, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। हसन मुशर्रफ जो हैं महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि वो इन तमाम हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने कहा कि जो कोई भी गिल्टी है उसको पनिश किया जाएगा, और जो है हम टीम्स जो हैं मिनिस्टर की, सेक्रेटरीज की, ऑफिसर्स की इन हॉस्पिटल्स में भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने वैसे तो लोगों को कहा कि भाई आप पैनिक ना करें क्योंकि टीमें आ रही हैं, तो लोगों ने आज उनका बहुत मजाक उड़ाया। अगर आप ट्विटर देख रहे थे, उन्होंने कहा जी कि एक जगह पे 35 और दूसरी जगह पे 59 लोगों की डेथ हो गई और आप कह रहे हैं जी पैनिक क्रिएट ना करो। इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आज वावेला मचा, और उन्होंने कहा जी कि चूंकि यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ना मेडिसिन ना डॉक्टर्स, उसकी वजह से ये सारा चल रहा है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के और कांग्रेस के लीडर हैं अशोक चव्हाण, उन्होंने कहा 70 लोग जो हैं अभी भी बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर्स को क्यों रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, और मेडिसिन का सप्लाई जो है क्यों यहाँ पे सस्पेंडेड है, क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो काफ़ी मेडिसिन हर जगह पे मिल रही हैं। तो इसको गवर्नमेंट को फौरन फिक्स करना चाहिए और अपना ये जो टूटा हुआ सिस्टम है मेडिकल का उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आज दिल्ली के अंदर ही जंतर मंतर के ऊपर सैकड़ों ही टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने आज मोर्चा निकाला, और वो डिमांड कर रहे थे कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS के अंडर और पीएम आवास योजना के जो फंड्स हैं वो वेस्ट बंगाल में लोगों को नहीं मिल रहे हैं। वो कहते हैं जी कि सेंटर जो है वेस्ट बंगाल को बेतहाशा निगलेक्ट कर रहा है, जिससे कि वहां पे
खासतौर पे जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी बहुत ज्यादा हार्डशिप्स बढ़ती चली जा रही हैं और यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रही है, हजारों ही बंगाल से लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज में अब दूसरी जगहों के ऊपर जा रहे हैं। दोबारे सरकार के अंडर 1.5 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर किया गया था इन कैंप्स में जो एस्टैब्लिश किए थे बंगाल में, और ये आउटरीच एक कैंपेन थी जिसको कि इनिशिएट किया था चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स लोगों के डोर स्टेप्स पे आके जो है मदद दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। इसके ऊपर बात करते हुए टीएमसी ने कहा जी कि सेंटर जो है उसका डिस्क्रिमिनेटली एटीट्यूड है वेस्ट बंगाल के अगेंस्ट, और चूंकि 2021 से सेंटर ने हॉल्ट कर दिए हैं सारे फंड्स, उसकी वजह से वेस्ट बंगाल जो है वो अपने लोगों को पैसे नहीं दे पा रही है। अनदर एग्जांपल ऑफ शाइनिंग इंडिया, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है और खुदकुशियां हो रही हैं और यहां पे शाइनिंग इंडिया के नारे आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा जनाब, जो ए आर रहमान साहब हैं उनके खिलाफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक कंप्लेंट डाली है और उन्होंने कहा है कि ये और इनके सेक्रेटरी जो है इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि हमने इनको कहा था कि एक प्रोग्राम हम 2018 में करना चाहते हैं जिसके के बारे में उन्होंने कहा था कि ये इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमने एक एडवांस चेक इनको दिया था 29.5 लाख का, और जब ये जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इस इवेंट का इजाजत नहीं दी तो इन्होंने ये पैसे वापस नहीं किए। तो इसलिए रहमान ने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था आपके साथ उसके अंदर लिखा हुआ है कि चाहे इवेंट चले या कैंसिल होए मैं ये पैसे नहीं दूंगा। एज अ रिजल्ट आपने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, आप 15 दिन के अंदर अपोलोजाइज करेंगे और अगर आपने नहीं किया तो 10 करोड़ रुपया आप मुझको जो है कॉम्पेंसेशन देंगे। आयान मुखर्जी जो हैं उन्होंने आज बहुत बड़ी धमाके खेज आज खबर जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में उन्होंने डाली। उन्होंने कहा जी कि सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन को अब वो इकट्ठी एक फिल्म में लेकर आएंगे। फिल्म का नाम होएगा वॉर 2 और इसकी जो शूटिंग है इसी महीने से शुरू हो रही है। इसके अंदर नजर आएंगे एनटीआर जूनियर और कियारा एडवानी और लीड रोल में ऋतिक रोशन रहेंगे। ऋतिक जो है इस वक्त इटली में हैं और फाइटर की शूट कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी वॉर 2 की शूट करने आएंगे। आयान का डिक्टेटोरियल जो था वो इट इज द फर्स्ट इन यश राज फिल्म स्पाई यूनिवर्स जिसमें कि ये 3 मेगा स्टार्स को इकट्ठे लाया जाएगा। वॉर 2 सीक्वल है वॉर का जो 2019 में आई थी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। इसके अंदर फीचर किया था ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने इन लीड रोल्स, और उस वक्त ये फिल्म इतनी धमाके खेज गई थी कि इसने हिंदी फिल्म के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं थिएटर्स में और बॉक्स ऑफिस के तोड़े थे। इसको सिर्फ अभी रिसेंटली इस रिकॉर्ड को तोड़ा है शाहरुख खान की पठान ने। और जनाब आज हमारे अली जफर जो हैं वो भी बड़े भड़के हुए नजर आए, क्योंकि एक इंतहाई, अब क्या बोला जाए, थकेला के बहुत ही थकेला गाना जो है जिसको के कहा गया कि ये आईसीसी का एंथम है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि लेकर आए चाहत फतेह अली खान साहब, जिसमें कि वो वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, बस यही बोलते जा रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान टीम को वो करने के लिए फेमस, और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। इसको देख के जो है सरकास्टिकली अली जफर ने कहा ये नहीं हो सकता, अरे तुमने एडवांटेज ले लिया मेरे बिजी स्केड्यूल का क्योंकि मैं टूर्स पे था, नॉट फेयर, मैं तुम्हारा ये स्टैंडर्ड कैसे मैच करूंगा। तो बहुत से लोगों ने फिर इनको ट्विटर पे कहा, यानी एक्स पे, कि भाई आप अपना वर्जन ऑफ वर्ल्ड कप एंथम जो है वो लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था, तो अब मैं एक लेके आऊंगा। आप देखें वो वीडियो जो है इसका चाहत फतेह अली का, जिसका कि असल नाम जो है काशिफ राना है, तो वो बस यही बोलता जा रहा है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान अब आएगा, जीतेगा, बस बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, and it has become crazily viral, my God. केविन स्पेसी 64 years एज, और काफी ज्यादा मुश्किलें इनकी जो हैं वो चल रही थी, आपको पता ही है पिछले दिनों में मी टू मूवमेंट के अंडर काफी इनके ऊपर जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अलेज्ड केसेस थे। अब उससे बाहर आए हैं, तो अब एक ये फेस्टिवल के लिए गए हुए थे, अफरासियाब म्यूजियम का टूर ले रहे थे, और ये जो हो रहा है ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो इनको दर्द हुई इनके जो बाजू के अंदर, तो इनको फौरन रश किया गया इनोवा डायग्नोस्टिक क्लिनिक में। इनको लगा कि जैसे इनको हार्ट अटैक आ गई है, लेकिन जब इनके एमआरआई और दूसरे एग्जाम्स किए गए तो पता चला कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक हैं। तो ये अचानक से फिर ताशकंद फिल्म फेस्टिवल के स्टेज पे जब आए तो क्राउड जो है वो बहुत खुश हो गया, उन्होंने इनको वेलकम किया, लेकिन इन्होंने कहा जी कि मुझे अब समझ आई है जब ये मुझे इतनी सीवियर पेन उठी कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। You got it.
नसीम शाह साहब जो हैं, हमारे जो मुन्ना है, हमारा बेबी जो कि बेचारा वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है, वो शोल्डर इंजरी जो उसकी हो गई थी उसके ही हैज़ सक्सेसफुली अंडरगॉन दैट सर्जरी। इनके मैनेजर जो हैं मुगीज शाह, उन्होंने आज एक्स पे कहा कि उनकी स्पिरिट्स जो है वो अच्छी स्पिरिट्स में है और रिकवर कर रहे हैं, और लेकिन इनको रूल आउट किया गया 4 to 6 वीक्स के लिए। अभी तक ये और खेल अभी नहीं सकेंगे। एशिया गेम में जब ये इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे सेकेंड गेम, उस वक्त इनको ये आई थी और ये बड़ी तकलीफ में बाहर गए थे। इनको वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, उसमें रिप्लेस किया हसन अली ने। और जनाब जो हमारे दो कैप्टन हैं, एक तो बाबर आजम, एक रोहित शर्मा, इनके बीच में आज एक वीडियो आई है बड़ी प्यारी। दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि इनकी जो है मुलाकातें अब हुई हैं यहाँ पे अहमदाबाद में, दोनों ने एक दूसरे को हग किया, तो बड़ी वो वीडियो वायरल हुई है। इन दोनों का मुकाबला अहमदाबाद में अक्टूबर 14 को होगा, और जो है ये पाकिस्तान का फर्स्ट मैच नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अक्टूबर 6 से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में होएगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आईसीसी मेंस वर्ल्ड क्रिकेट कप 2023, और हमने आपको पहले भी बताया था कि हम अब खबरों के बाद हर रोज 15 से 20 मिनट ये डिस्कशन भी करेंगे। तो इसमें यह है कि 10 टीम्स हैं, 10 वेन्यूज हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होस्ट करेगा जो पहला मैच है डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड और लास्ट एडिशन के जो रनर अप था न्यूजीलैंड, उसके बीच में फाइनल जो है वो 19 को होएगा। ये जो मुकाबले हैं सारे ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि हर टीम हर किसी के खिलाफ खेलेगी, यानी कि 45 मैचेस होंगे। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंडिया इसके अंदर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है श्रीलंका और नेदरलैंड्स भी फिर आगे आए थे कुछ क्वालिफायर्स जीत के। इसके अंदर जो विनर्स हैं उनको $4 मिलियन दिए जाएंगे, रनर्स अप को $2 मिलियन, लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट को $800,000 ईच। टोटल प्राइस जो है वो $10 मिलियन है। विनर्स ऑफ ईच मैच इन ग्रुप स्टेजेस जो है $40,000 रहेगी। 6 टीम्स जो हैं वो जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी सेमीज के लिए, उनको भी $100,000 दिए जाएंगे। टिकट्स जो हैं वो कुछ फिक्सचर्स के लिए अभी तक अनाउंसमेंट हुई है, जो लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जो टिकट्स हैं उनका भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जनाब ये